नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के क्लास में। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जी हाँ, इसमें हमने इसके प्रीवियस वीडियो में मीन क्या होता है, इसके डेफिनेशंस, इसके टाइप्स को शॉर्ट में देखा था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस और साथ इसके डिसएडवांटेज को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया हुआ था। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग पढ़े थे इसके मीन क्या होता है, इसके डेफिनेशंस क्या क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसके डिसएडवांटेज और इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। इसके न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मीन, इसके मीन्स के क्या क्या टाइप्स हैं और इसके क्वेश्चंस को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो इसके दूसरे भाग यानी कि इसके न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग आज देखेंगे टाइप्स ऑफ मीन के बारे में कि मीन के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मीन के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, मीन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। दूसरा हमारा जो टाइप्स है उसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि। ठीक है, और तीसरा हमारा जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इन सारे मेथड्स को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे कि ये मीन ये हम लोग जो मीन निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं? आंकड़ों का निकाल रहे हैं। तो ये आंकड़ा क्या होता है? व्हाट इज डाटा? तो एक बार शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि ये आंकड़े क्या होते हैं, ये डाटा क्या होती है। तो आंकड़ा, ठीक है, कि हमारा ये आंकड़ा होता क्या है असल में। तो आंकड़ा क्या है? एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों, जो क्या होता है, संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकता है, उसे हम लोग आंकड़ा कहते हैं, डाटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक निश्चित उद्देश्य से, ठीक है, एक निश्चित उद्देश्य से यानी कि एक निश्चित उद्देश्य से हम, या मैं एग्जांपल खुद में ही लेता हूँ कि मुझे क्या बोला गया, अपने मोहल्ले का सारे नीम के पेड़ को काउंट करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पर एक निश्चित उद्देश्य दे दिया गया है कि आपको क्या करना है, नीम के पेड़ को काउंट करना है। ठीक है, तो उसको मैं काउंट करूँगा तो किस में करूँगा, एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों में क्या करूँगा, अंकों में काउंट करेंगे, 5 है, 6 है, 8 है। ठीक है, अंकों जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकता है। संख्यात्मक कहने का मतलब 1, 2 और अन्य रूप मतलब रोमन संख्या जो होता है 9, 10, जो अन्य रूप में हो सकता है, तो उसको हम लोग आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, तो आंकड़ा का 2 प्रकार होता है। पहला जो प्रकार होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा, अनग्रुप डाटा, जो ग्रुप में नहीं रहता है। और दूसरा हमारा प्रकार है ग्रुप डाटा यानी कि वर्गीकृत डाटा। इसे व्यवस्थित और अव्यवस्थित आंकड़े से भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनग्रुप डाटा का। तो वैसे आंकड़े जो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगता को दर्शाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 8 बच्चों का, मान लीजिए मैथ का टेस्ट हुआ था। ठीक है, मैथ्स का टेस्ट हुआ था 8 बच्चों का, तो हंड्रेड्स में वो कितने मान गेन किए हैं वो लिखा हुआ है। जैसे कि 70, 65, 90, 62, 86, 75, 89, 80, 79, 90 और 73। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बच्चों का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। तो इससे हमको यही समझ में आ रहा है कि एक ही बच्चा का 65 आया होगा, एक ही बच्चा का 62 आया है, एक ही बच्चा का 73 आया है। अब अगर इन्हीं डाटाओं को मैं ग्रुप में अरेंज कर दूं, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं ग्रुप में अरेंज कर दिया हूँ कि 60 से 70 जो बच्चे नंबर लाए हैं, जैसे कि 65, 62 और 70, इसको मैंने एक ग्रुप में बांट दिया। फिर 71 से 70 जो लाए हैं, जैसे कि हमारा आ जाता है इसमें कौन कौन सा, 75, हमारा 75 आ गया और 73 आ गया, इसको मैंने यहाँ पर बांट दिया। और फिर 81 से 90 में 1, 2 और 3 लोग लाए, इसको यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ग्रुप अरेंज कर दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं वर्गीकृत डाटा। मतलब यहाँ तक हमने सीखा कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए जब हम लोग अंकों को संख्यात्मक रूप में एकत्रित करते हैं तो उसको हम लोग आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारा अनग्रुप डाटा, एक हमारा होता है ग्रुप डाटा। अनग्रुप व्यक्तिगता को दर्शाता है, ग्रुप डाटा में हम लोग ग्रुप में किसी भी नंबर्स को, किसी भी टर्म्स को अरेंज करते हैं। अब वापस से आ जाते हैं हम लोग इसके प्रकार में। तो सबसे हमारा पहला जो टाइप है वो है प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि का मैं एक विशेषता बतला दूं कि प्रत्यक्ष विधि की सहायता से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा
जो टाइप है जैसे कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, वे सिर्फ क्या है हमारा ये हमारा सिर्फ ग्रुप डाटा के लिए ही माध्य ज्ञात करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष विधि एक ऐसा विधि है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रत्यक्ष विधि क्या होता है। तो प्रत्यक्ष विधि अभी मैंने जस्ट बताया, इससे हम लोग अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों डाटाओं का हम लोग क्या कर सकते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम लोग फॉर्मूलाज पर गौर करते हैं। तो अवर्गीकृत जो डाटा है उसका फॉर्मूला हम लोग माध्य को हमेशा x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो माध्य x बार इज इक्वल टू हो गया समेशन ओवर i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, मैं सारे पॉइंट को एक एक करके बताऊंगा, बस अभी आप सुनिए कि समेशन ओवर i इज इक्वल टू 1 to n xi बाय n। यहाँ पर xi जो है वो है प्रेक्षणों के सभी मान। ठीक है, प्रेक्षणों के सभी मान यानी कि कोई भी प्रेक्षण यानी कि कोई भी समूह जैसे कि 8, 9, 10, 15, 16, तो 8, 9, 10, 15, 16 के सभी मान। ठीक है, तो यहाँ पर xi वो दर्शाता है और n प्रेक्षणों की कुल संख्या, मतलब अभी जो मैंने नंबर्स लिए उसमें कुल 5 नंबर थे। ठीक है, तो वहाँ पर हो गया प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर था हमारा एक टर्म था समेशन ओवर, ठीक है, समेशन ओवर i इज इक्वल टू 1 to n। अब इसको हम लोग अच्छा से एक बार समझ लेते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ आंकड़े लेता हूँ। ठीक है, 5, 10, 13 और 17। तो अगर हम लोग समेशन लिखते हैं इसका मतलब हो जाता है कुल योग, प्रेक्षणों की कुल योग। कहाँ से, i इज इक्वल टू 1 to n, 1 to n है ना, 1 to n xi। तो यहाँ पर x1 जो होगा, ठीक है, x1 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 5, x2 जो होगा, x2 हो जाएगा वो हमारा 10, x3 हो जाएगा वो हो जाएगा 13 और x4 जो होगा वो हो जाएगा हमारा 17। तो यहाँ पर हमारा समेशन किसका कर रहा है, i इज इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पर n कितना तक था, 5, 10, 13 और 17। यहाँ पर हमारा n कितना तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समेशन हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n। कितना हो जाएगा इसका समेशन हो जाएगा 5, 10 हो गया 15 और यहाँ पर हो जाता है हमारा 30, 15 और 30 हो गया 45। तो यहाँ समेशन ओवर i इज इक्वल टू 1 to n xi यहाँ पर हो जाएगा 45। तो इस तरीके से हम लोग i इज इक्वल टू 1 to n लिखते हैं, क्योंकि n मतलब जो हमारा वैल्यू होगा वो तो 1 से ही स्टार्ट होगा, जो नंबर्स होगा लाजमी है वो तो 1 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा वो हमें पता नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर हम लोग n को डिनोट किए हैं। दूसरा हमारा फॉर्मूला है वर्गीकृत या फिर व्यवस्थित आंकड़ों के लिए। तो i इज इक्वल टू x बार, सभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, x बार का ही यूज करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट और कैपिटल X यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा x बार इज इक्वल टू समेशन ओवर i इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर भी 1 to n है। ठीक है, और fi मतलब होता है बारंबारता और xi मतलब होता है मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बारंबारता और मध्य बिंदु को हम बता देंगे। चलिए एक बार आपको हम बारंबारता बता देते हैं कि बारंबारता क्या होता है। तो सांख्यिकी में किसी भी प्रयोग या अध्ययन में कोई घटना जितनी बार घटित होती है उस संख्या को घटना का बारंबारता कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर कैसे बताएं, तो आपसे अभी हम जस्ट पहले यहाँ पर एक उदाहरण लिए थे। तो यहाँ पर देखिए एक प्रयोग में, ठीक है, यहाँ पर एक प्रयोग हो रहा था जिसमें 60 से 70 जो मार्क्स आए थे वो कितनी बार आए थे, 3 बार। तो 60 से 70 जो 3 बार आया है वो इसके लिए इसका 3 क्या हो जाएगा, बारंबारता हो जाएगा। उसी प्रकार इस एक्सपेरिमेंट के लिए जिसमें क्या हो रहा है हमारा 71 से 80 बार कितना बच्चे आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितनी बार घटित होती है अध्ययन में कोई घटना जितनी बार घटित होती है उसे उस संख्या को उस घटना का क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बारंबारता को समझ लिए और इसके क्वेश्चंस को मैं हम इसको और क्लियरिटी से समझा देंगे। अब हम लोग बात करते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित प्रश्न। एक हम लोग अवर्गीकृत आधारित प्रश्न ले लेते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ठीक है, इसमें हमारा गोल दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। ठीक है, यहाँ पर एक टीम ने 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ठीक है, अब यहाँ पर हमको माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो डाटा है वो क्या है,
वर्गीकृत नहीं है, अवर्गीकृत है। कोई तो ग्रुप में नहीं है, एक एक मैच का दिया हुआ है, एक इंडिविजुअलिटी को दर्शा रहा है। तो इसके लिए हमारा माध्य का जो फॉर्मूला है प्रत्यक्ष विधि द्वारा वो है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई बाई एन। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 to n क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर ये हो गया x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला में क्या था, देख लीजिए, प्रेक्षणों के सभी मान, ठीक है। एक्स आई क्या है, प्रेक्षणों के सभी मान, और समेशन मतलब योग, तो प्रेक्षणों के सभी मानों का योग, यहाँ पर योग मैंने कर दिया। प्रेक्षण, उसके बाद है n इज इक्वल टू प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो यहाँ पर प्रेक्षणों की कुल संख्या 10 है, तो इसको 10 से मैंने भाग दे दिया। तो यहाँ पर हमारा के जो माध्य आया वो कितना आया, 28/10। इन सभी को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 28, और इसको 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, माध्य हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ इसका एक टाइप, इसमें 2 टाइप्स के प्रश्न आते हैं। तो अभी हम लोग पहले टाइप के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो टाइप है उसमें बोल रहा है किसी स्कूल की कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यह आंकड़ा देखिए, ये आंकड़ा देखने से ही लग रहा है कि ये क्या है, ग्रुप में है। क्यों, क्योंकि 50 नंबर लाने वाले 6 विद्यार्थी हैं, 80 लाने वाले विद्यार्थी 2 हैं, 100 लाने वाले विद्यार्थी 2 हैं, 60 लाने वाले विद्यार्थी 5 हैं। समूह किसको कहते हैं, ग्रुप किसको कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का क्या होता है, समावेश होता है। तो यहाँ पर 102 ला रहे हैं, कोई तो एक नहीं ला रहा है, 100 लाने वाले भी 2 बच्चे हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप में अरेंज किया हुआ है हमारा डाटा, ठीक है। प्राप्तांक है, यहाँ पर पहला हमारा प्राप्तांक है और दूसरा हमारा विद्यार्थियों की संख्या है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको याद करना होगा कि ग्रुप डाटा के लिए क्या फॉर्मूला था। तो ग्रुप डाटा के लिए हम लोग फॉर्मूला भी यहाँ पर पढ़े थे ना, ये हमारा फॉर्मूला है ग्रुप डाटा के लिए। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर हमें क्या चाहिए, सबसे ऊपर चाहिए हमें FI/XI, मतलब FI और XI को इंटू करेंगे, उसका गुणनफल, और फिर यहाँ पर आ जाता है इसका समेशन, मतलब FI और XI को गुना करके इसको हम लोग सम कर देंगे। तो उसके लिए वो जो सारणी दिया हुआ है उसको हम लोग स्तंभ में, मतलब उसको हम लोग इस तरीके से अरेंज कर देते हैं। एक साइड हमारा क्या आ गया है, XI आ गया है, एक साइड हमारा FI आ गया है। अब FI और XI को इंटू करके हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इसको जब जोड़ेंगे, फॉर्मूला में याद करिए, नीचे साइड हमारा समेशन ओवर I इज इक्वल टू n FI था, उसका हम लोग को मान चाहिए था, और उसके ऊपर में जो था समेशन ओवर I इज इक्वल टू FI XI चाहिए था। तो वो उसके बगल वाले सारणी में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैसे यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले XI लिख लिया हमने। XI लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर XI वाले सारे वैल्यूज़ को लिख लिए और FI वाले सारे वैल्यूज़ को क्वेश्चन से देख करके लिख लेंगे, देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारा FI XI है, मतलब यहाँ पर हम लोग गुना करते जाएंगे, ठीक है। गुना कैसे कर रहे हैं, 50 गुना 6 कितना हो गया, 300, ठीक है। फिर 6 गुना 5 बराबर कितना हो गया हमारा, 30। इस तरीके से हम लोग गुना किए हैं। सारे डाटाओं को गुना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए। तो समेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डाटाओं को जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए जो बारंबारता, FI क्या दिखा रहा है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है FI प्राप्तांक है जो बारंबारता है किसी भी घटना में, ठीक है। यहाँ पर किसी भी घटना या अध्ययन में जो संख्या जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना का बारंबारता कहते हैं। तो 70 में ये कितना बार घटित हो रहा है, 10। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, 10 हमारा बारंबारता हो जाएगा। इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो एक मध्य बिंदु था, XI को हम लोग मध्य बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पर मध्य बिंदु दिया हुआ है, आपको एक बिंदु दिया हुआ है मध्य बिंदु, इसलिए इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। इसलिए इसमें टाइप 1 में आपका मध्य बिंदु दिया हुआ रहता है इस तरह से क्वेश्चन में, और इसका बारंबारता दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि मध्य बिंदु हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। मध्य बिंदु क्या हो जाता है, वो आरोही क्रम में रहता है, वो बढ़ते जाता है 50, 60, 70, 80, 90, 100। और बारंबारता क्या है हमारा, वो तो फ्लक्चुएट करते जाएगा हमारा, वो फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। इस तरीके से वो फ्लक्चुएट करते ही रहता है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इन दोनों डाटाओं को जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग फॉर्मूला में लिख लेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व कर देंगे, और ये हमारा आ जाएगा पहला वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे टाइप में। तो दूसरे टाइप में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक ग्रुप है। यहाँ पर ग्रुप जो था वो 50, 60, 70, 80, 90, 100 करके था, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रुप है वहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित सारणी में,
ठीक है। जो मजदूरी मिलता है उनको 50 फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों को, वो निम्नलिखित है। जैसे दैनिक मजदूरी कितना मिलता है, 500 से 520 मिलता है 12 व्यक्ति को, 520 से 540 मिलता है 14 व्यक्ति को, वैसे ही 580 से 600 मिलता है 10 व्यक्ति को। तो यहाँ भी ग्रुप में रेंज है, 12 व्यक्ति, 14 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, मतलब उसको हम लोग ग्रुप में बांट दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा अंतराल में दिया हुआ है, 500 से 550, फिर हमारा 560 से 580। तो इसको हम लोग इस डाटा को क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल। देखिए ये जो हमारा सारणी था इसको हम लोग स्तंभ में ऐसे अरेंज कर लिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए हमने यूज किया वर्ग अंतराल। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा बारंबारता का सारणी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है ना, उसका दिए श्रमिकों की संख्या फ्लक्चुएट कर रहा है, 12, 14, 8 घटित हो रहा है, 560 से 580 6 बार घटित हुआ, तो ये उस संख्या के लिए हमारा बारंबारता हो जाएगा। तो ये हमारा बारंबारता दे दिया। अब यहाँ पर हमारा मध्य बिंदु, अब ये जो हमारा टर्म है जिसे हमको सीखना है कि मध्य बिंदु हम कैसे फाइंड करते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला था ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा को हम लोग जोड़ देते हैं। तो इस वर्ग अंतराल में ऊपरी वर्ग सीमा हो गया हमारा जो ऊपर है 520 और निम्न वर्ग सीमा 500 है। ठीक है। तो ऊपरी वर्ग सीमा मतलब 520 और निचले वर्ग सीमा यानी कि इसको एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, ऊपरी वर्ग सीमा 520 और निचले वर्ग सीमा 500। ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 500 और 520 को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 0,210 1020। इसको 2 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा कितना, 510। 1020 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो 510 मिला। फिर इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे और फिर 2 से भाग देंगे तो 530 मिलेगा। ठीक है। फिर इसको हम लोग जोड़ देंगे और फिर इसको 2 से भाग देंगे तो 550 मिलेगा। क्वेश्चन आता है मन में ये कि इसको और इसको क्यों जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप 540 से 560 वाले मजदूर 8 हैं। ठीक है। यहाँ पर 8 जो मजदूर है उनका ये नहीं बताया जा रहा है कि कोई 545 कमाता होगा, कोई 560 कमाता होगा कंप्लीट, कोई हमारा 541 कमाता होगा। तो अगर किसी, तो यहाँ पर एक बीच वाला अगर हम लोग डाटा निकाल दें कि ऐसा करते हैं ना कि सबको तुम लोग को 550 मिलता है, एक मध्य वाला मान ज्ञात कर लेते हैं तो सबको सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा मान लेंगे कि नहीं, हम ऐसा एवरेज रखते हैं कि किसी तुम लोग का 541 हो जाता है, तो यहाँ लड़ाई होने लगेगा, नहीं मेरा तो ज़्यादा आ रहा है, तुम्हारा तो कम आ रहा है। तो अगर कोई बीच वाला रास्ता निकालते हैं ना हम लोग हमेशा ही, तो यहाँ पर भी वही बीच वाला रास्ता निकाले हैं, इसलिए मध्य बिंदु निकाले। लेकिन इसके पिछले वाले क्वेश्चन में ये मध्य बिंदु हमारा क्या था, दिया हुआ था। तो मध्य बिंदु निकालने के बाद जिसको हम लोग xi जानते हैं, फिर से उसको fi और xi कर देंगे। फॉर्मूला हम लोग को पता है समेशन ओवर fi xi बाय समेशन ओवर xi होता है, इस fi होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन सारे को इंटू करके जोड़ देंगे, यहाँ पर से इंटू करके जोड़ देना है और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में सेट कर देंगे। जोड़ने के बाद हमारा ये डाटा आएगा और ये डाटा आएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छे से फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, x बार इज इक्वल टू होता है समेशन ओवर i इज इक्वल टू 1 to n fi xi बाय समेशन ओवर fi। तो यहाँ पर इसका वैल्यू है 27,260 और इसका वैल्यू है 50। तो इसको हम लोग एवरेज निकालेंगे तो हमको जो एवरेज मिलेगा वो हमें मिल गया कितना, वो हमें मिल गया 545.5। मतलब जो इतना जो हमारा जो मजदूरी मिल रहा था तो उसका एक एवरेजिंग वैल्यू कि भाई मोटा मोटी सबको कितना मिलता है, तो सबको मोटा मोटी मिलता है 545। ये इसका माध्य निकालने का उद्देश्य था। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करते हैं। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं अवर्गीकृत डाटा के लिए और इसका यूज करते हैं हम लोग वर्गीकृत डाटा करने के लिए। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रकार यानी कि कल्पित माध्य विधि। ठीक है। कल्पित माध्य विधि, ये कल्पित माध्य विधि क्या होता है, तो कल्पित माध्य विधि जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही माध्य को कल्पना कर लेते हैं कि वो क्या होगा। ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो मैंने इसके स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसके लिए क्या होता है, अवर्गीकृत डाटा के लिए नहीं निकाला जाता, ये सिर्फ वर्गीकृत डाटा के लिए होता है, ये और इसका तीसरा भाग। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है इसलिए इसके अगले भाग को हम लोग इसके अगले क्लास में, इसके अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।